हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है एक नए साल में, एक नए मिशन में, एक नए रेजोल्यूशन के साथ टू बी अ बेटर पर्सन। एक बेटर पर्सन, एक बेटर व्यक्तित्व और एक बेटर वर्जन बनने की कोशिश करना। यानी आपका कंपटीशन किसी दूसरे से नहीं है, अपने से ही है। जो कमियां आप में है उसको आपको दूर करना है, बड़ों का आशीर्वाद लेना है और आगे बढ़ते जाना है इस लाइफ में, इस सफर में। बिल्कुल, इस लाइफ में, इस सफर में हम लोग गिरेंगे, हम लोग बहुत ज्यादा निराश भी होंगे, कई बार रोना भी आएगा, रो भी लेंगे, लेकिन फिर से अगले दिन उठ खड़े होंगे एक नई दिशा की ओर, एक नए जुनून के साथ, एक नए सफर के साथ, है ना। तो शो मस्ट गो ऑन, लाइफ मस्ट गोज ऑन। तो लाइफ चलती रहती है, शो चलता रहता है, लेकिन जैसे कंप्यूटर में नए नए वर्जन आते हैं, वैसे ही हमें भी अपने नए नए वर्जन्स को लॉन्च करना होगा। पिछले वर्जन्स यानी पिछली जो कमियां रह गई उनको रिजॉल्व करना होगा और आगे बढ़ते जाना होगा। आज का सेशन दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के प्रीवियस ईयर पेपर पे। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए और कंप्लीट एनालिसिस के साथ में, जिसका डे 1 है। जैसे कि आप सभी लोग डिमांड भी कर रहे थे कि सर यूट्यूब पर वो सभी क्वेश्चंस करवा दीजिए जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जिससे कि हमें एक आइडिया लगेगा कि कंप्यूटर ऑपरेटर के पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेसिकली कंप्यूटर पर उनका लेवल क्या रहता है, ताकि उसी को ध्यान में रखते हुए हम आगे प्रिपरेशन कर पाए। लेवल क्या यही रहेगा? इससे कई ज्यादा एडवांस रहेगा। यानी ये लेवल तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसके एडवांस लेवल को ध्यान में रख के हमें आगे से तैयारी करनी होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस सेशन को और देखते हैं प्रीवियस ईयर के कंप्यूटर के सारे क्वेश्चंस एक एक करके। साथ ही साथ हम आपको यह भी बता दें कि अगर आप यूपी पुलिस में किसी भी पोस्ट से रिलेटेड आपने फॉर्म भरा है तो आप यहां पर कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, एसआई एएसआई वाला कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर प्रोग्रामर ग्रेड 2 का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा और फिर आप इन कोर्सेज से कनेक्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर वाला कोर्स 11 जनवरी से शुरू हो रहा है, जहां पर आपको आज अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी और लाइव क्लासेस के लिए आपको 11 जनवरी तक का वेट करना होगा और उसके बाद लगातार लाइव क्लासेस भी चलेंगी। सेम यूपी पुलिस एसआई एएसआई में भी आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी दिख रही होंगी और 8 जनवरी से यहां पर आपको लाइव क्लासेस भी मिलने वाली हैं। और प्रोग्रामर ग्रेड 2 का अगर कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो ये कंप्लीट रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको दे दिया गया है, जिसमें कुछ और वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे एग्जाम तक रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। कंप्यूटर ऑपरेटर के कोर्स की बात करें तो ये 499 का है, यूपी पुलिस एसआई एएसआई 499 का कोर्स और यूपी पुलिस प्रोग्रामर ग्रेड का 666 का आपका ये कोर्स है। अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा, 12 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ में आपको ये सभी कोर्सेज मिल जाएंगे। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हैं आप हमसे, व्हाट्सएप नंबर भी यहां पर दिया हुआ है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कोई भी क्वेरी हमसे कर सकते हैं। कई कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि सर एग्जाम से पहले ये कोर्सेज कंप्लीट हो जाएंगे। एग्जाम से बहुत पहले ये कोर्सेज कंप्लीट होंगे, क्योंकि उसके बाद रिवीजन भी तो आपको करना है, टेस्ट भी तो आपको करना है। तो बिल्कुल पूरा कोर्स यहां पर कंप्लीट होगा विद रिवीजन, विद मॉक टेस्ट, विद सब कुछ। ठीक है, तो आपको कोई भी कोर्स ज्वाइन करना है तो अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन से आप कनेक्ट कर सकते हैं। आज के सेशन की दोस्तों बात करें तो यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर कंप्यूटर ऑपरेटर का 2013 का। एक एक करके जितने भी पेपर हुए यूपी पे कंप्यूटर ऑपरेटर लेवल्स पे या यूपी के जो अलग अलग क्वेश्चंस पूछे गए उनको भी हम यहां पर कैटर आउट करेंगे। एक एक करके देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन यहां पर जो दिया गया है वो क्या है?
हु डिजाइंड सुपर कंप्यूटर इन 1960s एट कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन? किसने कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन में 1960 के दशक में सुपर कंप्यूटर बनाया? अब आप जानते हैं कि सुपर कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसको फास्टेस्ट कंप्यूटर की कैटेगरी में रखते हैं। वेदर फोरकास्टिंग हो या किसी भी तरीके का अनुमान लगाना हो तो हम लोग सुपर कंप्यूटर का ही यूज करते हैं। अभी कोविड के समय में भी सुपर कंप्यूटर की मदद से हमें काफी एनालिसिस देखने को मिली। सुपर कंप्यूटर की बात करें तो हम सब जानते हैं कि इसके फाउंडर कौन है दोस्तों? एलन ट्यूरिंग? जी नहीं, एलन ट्यूरिंग है मॉडर्न कंप्यूटर के फाउंडर। यानी जब भी बात होती है मॉडर्न कंप्यूटर की, एक तो हो गया कंप्यूटर जिसके फाउंडर हैं चार्ल्स बेबेज, और एक है मॉडर्न कंप्यूटर, आधुनिक कंप्यूटर के पापा हैं एलन ट्यूरिंग। कंप्यूटर के पापा हैं चार्ल्स बेबेज। टिम बर्नर्स ली, ये किसके फाउंडर हैं? ये किसके पापा हैं? तो हम लोग जानते हैं वर्ल्ड वाइड वेब हो, HTML हो, HTTP हो, इन सब को बनाया है किसने? टिम बर्नर्स ली के द्वारा। और सीमर क्रे, बिल्कुल सही आपने पहचाना, किसने कंट्रोल डेटा ऑपरेशन CDC में 1960 के दशक में सुपर कंप्यूटर बनाया? तो आंसर है सीमर क्रे के द्वारा। इन्होंने बनाया सुपर कंप्यूटर, इसीलिए सीमर क्रे को फाउंडर ऑफ सुपर कंप्यूटर भी कहते हैं। और इन्होंने जो पहला सुपर कंप्यूटर बनाया उसका नाम रखा अपने ही नाम से, क्रे 1। तो जो सीमर क्रे के द्वारा जो पहला कंप्यूटर बनाया गया उसका नाम था क्रे 1, CRAY, क्रे और 1। साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है कि इंडिया के सुपर कंप्यूटर के पापा कौन है? इंडियन सुपर कंप्यूटर, भारत में जो सुपर कंप्यूटर है जिसको परम पद्मा के नाम से जानते हैं, और भी बहुत सारे हैं, इनको किसने बनाया? तो आंसर है विजय पांडुरंग भाटकर। विजय भाटकर भी बोलते हैं या विजय पांडुरंग भाटकर के नाम से भी इनको जानते हैं, इंडियन है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, व्हाट डिफरेंशिएट सेकंड एंड थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर की दूसरी और तीसरी पीढ़ी को क्या अलग करता है? यानी दूसरी और तीसरी जनरेशन में जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वो क्या है? जरा सोचो। माइक्रो प्रोसेसर, वैक्यूम ट्यूब, नैनो टेक्नोलॉजी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? कंप्यूटर की दूसरी और तीसरी पीढ़ी को क्या अलग अलग करता है? अब सबसे पहले एक एक करके देखते हैं। माइक्रो प्रोसेसर, ये किस जनरेशन में आया? माइक्रो प्रोसेसर जिसको म्यूपी भी बोलते हैं, ये 4th जनरेशन का पार्ट है। वैक्यूम ट्यूब्स की बात करें तो ये आया आपका 1st जनरेशन में। क्या था? वैक्यूम ट्यूब्स आया आपका 1st जनरेशन में। नैनो टेक्नोलॉजी या नैनो साइंस, ये आया 5th जनरेशन में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये भी आया 5th जनरेशन में। तो सेकेंड और थर्ड जनरेशन को कौन अलग अलग करता है? दिख तो रहा है इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि 3rd जनरेशन में आया इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको हम IC बोलते हैं। तो इंटीग्रेटेड सर्किट तो कहीं लिखा ही नहीं हुआ है। या 2nd जनरेशन में आया ट्रांजिस्टर, वो भी कहीं नहीं लिखा है। तो आंसर क्या होगा? अब आपको थोड़ा सा समझना होगा। जब हम बात करते हैं 3rd जनरेशन की तो हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट की, और जब हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट की तो हम उसको बोलते हैं IC चिप। और इस चिप को लगाया गया था किसमें? माइक्रो प्रोसेसर में, जिसकी वजह से साइज काफी स्मॉल हो गया था और प्रोसेसिंग स्पीड काफी बढ़ गई थी। तो इसका मतलब यहां पर कनेक्शन IC चिप से है और IC चिप का कनेक्शन माइक्रो प्रोसेसर से है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? माइक्रो प्रोसेसर इज द राइट वन। इंटीग्रेटेड चिप, IC, इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको बोलते हैं माइक्रो चिप, और माइक्रो चिप का रिलेशन किससे है? माइक्रो प्रोसेसर से। तो आंसर क्या हो गया? माइक्रो प्रोसेसर। समझ में आया? 1st जनरेशन में किसका यूज होता है? वैक्यूम ट्यूब्स, 2nd में ट्रांजिस्टर, 3rd जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट, 4th जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर, और 5th जनरेशन में इस्तेमाल किया जाता है किसका? तो आंसर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, नैनो टेक्नोलॉजी का,
रोबोटिक्स का, नॉलेज बेस्ड सिस्टम का, इनका इस्तेमाल करते हैं 5th जनरेशन में, और 6th जनरेशन भी आ चुकी है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार बताइएगा कि 6th जनरेशन जो फेमस है वो किसके लिए है, बताइएगा एक बार कमेंट करके मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो क्या था? कॉम्पैक्ट डिस्क इज विच टाइप ऑफ मेमोरी? कॉम्पैक्ट डिस्क स्मृति का कौन सा प्रकार है? प्राइमरी मेमोरी, रैम, रोम, सेकेंडरी मेमोरी, बताइए। कॉम्पैक्ट डिस्क स्मृति का कौन सा प्रकार है? प्राथमिक स्मृति, रैम, रोम या माध्यमिक स्मृति? हम सब जानते हैं कि सीडी की बात करते हैं या डीवीडी की बात करते हैं या फिर एचवीडी की बात करते हैं, होलोग्राफिक वर्सटाइल डिस्क की बात करते हैं या बीआरडी की बात करते हैं, ब्लू रे डिस्क की बात करते हैं। ये सब आपकी आती हैं किसमें? ऑप्टिकल डिस्क की कैटेगरी में। यानी जितनी भी डिस्क जो गोल गोल होती हैं उन्हें ऑप्टिकल डिस्क बोलते हैं। ऑप्टिकल डिस्क क्या प्राइमरी मेमोरी है? बिल्कुल नहीं। रैम है? नहीं। रोम है? नहीं। सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल है जिसे ऑप्टिकल डिस्क भी बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर दोस्तों यहां पर क्या होगा? सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में क्या क्या आता है? हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये सब आपका सेकेंडरी मेमोरी का ही तो एग्जाम्पल है। हार्ड डिस्क की बात करें या एसएसडी की बात करें, ये सब आपकी सेकेंडरी मेमोरी में ही काउंट किया जाता है। वेरी गुड। नेक्स्ट, बस इन अ कंप्यूटर इज, काफी आसान से क्वेश्चन भी हैं, काफी बढ़िया लेवल के क्वेश्चन भी पूछे हैं। बस कंप्यूटर में क्या है? कंप्यूटर में बस का तात्पर्य क्या है? नेटवर्किंग डिवाइस, बंच ऑफ वायर्स, अनदर नेम फॉर मदरबोर्ड, इंटरनल मेमोरी। नेटवर्किंग उपकरण, तारों का एक गुच्छा, मदरबोर्ड के लिए एक और नाम, या आंतरिक स्मृति। बसेस का मतलब होता है केबल्स, हम सब जानते हैं। कंप्यूटर में बस का मतलब क्या होगा? वायर्स, केबल्स। तो आंसर क्या बनेगा? नेटवर्किंग डिवाइस नहीं, बंच ऑफ वायर्स बिल्कुल सही जवाब है, यानी तारों का गुच्छा। अगर यहां पर हम बसेस की बात करें तो कई बार हम लोग बोलते भी तो हैं कि जो हमारी हार्ड डिस्क कनेक्टेड है मदरबोर्ड से वो साटा केबल से कनेक्टेड है, पाटा केबल से कनेक्टेड है। और ये साटा पाटा केबल्स क्या हैं? वायर ही तो हैं, बसेस ही तो हैं। तो बहुत सारी बसेस, बहुत सारी केबल्स हमारे कंप्यूटर में मदरबोर्ड से कनेक्टेड होती हैं जो इंफॉर्मेशन को फ्लो भी करती हैं। बसेस की बात करें तो मेन तौर पर आपकी 3 बसेस होती हैं कंप्यूटर में। एक डेटा बस जो कि डेटा को फ्लो करती है, एक एड्रेस बस जो एड्रेस पर कमांड करती है, और एक सिस्टम बस या जिसको कंट्रोल बस भी बोलते हैं, जो पूरे कंप्यूटर में जितनी भी बसेस होती हैं उनके आने जाने के टाइमिंग्स को, सिग्नल्स को मेंटेन करती है, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल बस। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि कितने तरीके की बसेस होती हैं और इनका काम क्या है। तो आंसर है कंट्रोल बस, कंट्रोलिंग के लिए, एड्रेस बस और डेटा बस। ये 3 तरीके की बसेस आपकी होती हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट, विच इज नॉट अ सॉफ्टवेयर इन फॉलोइंग लिस्ट? कौन निम्न सूची में एक सॉफ्टवेयर नहीं है? आसान है। इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है दोस्तों? ओपन ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट, डॉस या एंटीवायरस। ओपन ऑफिस क्या है? अपाचे सॉफ्टवेयर इसमें आता है, तो ये तो सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? कंपनी का नाम है, यानी ये सॉफ्टवेयर नहीं है, ये कंपनी का नाम है। डॉस क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट का, एमएस डॉस, तो ये भी सॉफ्टवेयर हो गया। एंटीवायरस क्या है? ये भी सॉफ्टवेयर है। डॉस कैसा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस कैसा सॉफ्टवेयर है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जो सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है उसे यूटिलिटी बोलते हैं। और एंटीवायरस किस तरीके का है? तो आंसर है इसको हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रखते हैं। समझ में आया? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बना? माइक्रोसॉफ्ट। ये कंपनी का नाम है, ये किसी सॉफ्टवेयर का नाम
नहीं है। वेरी गुड। विच इज नॉट अ पेरिफेरल डिवाइस, इनमें से कौन सी पेरिफेरल डिवाइस नहीं है, कौन सी एक परिधीय डिवाइस नहीं है। क्वेश्चन उठता है पेरिफेरल डिवाइस किसको बोलते हैं, तो आप जानते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस उन डिवाइसेस को बोलते हैं जो हमारे कंप्यूटर के आसपास कनेक्टेड रहती हैं, जिनसे हमारा कंप्यूटर या कोई भी गैजेट कनेक्टेड रहता है, उन्हें बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस, जो यूएसबी पोर्ट के द्वारा कनेक्ट की जाती हैं, जैसे पेन ड्राइव हो सकती है, जैसे वेब कैम हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, माउस हो सकता है, कीबोर्ड हो सकता है, ये सब हमारी पेरिफेरल डिवाइसेस होंगी। स्पीकर भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो कौन सी नहीं है बताइए जरा। विजुअल डिस्प्ले यूनिट, आभासी प्रदर्श इकाई, मेन मेमोरी चिप, मुख्य मेमोरी चिप, मॉडेम या पेन ड्राइव। विजुअल डिस्प्ले यूनिट ये तो पेरिफेरल है। मेन मेमोरी चिप, मेमोरी कभी भी पेरिफेरल में नहीं आएगी, और मेन मेमोरी का मतलब होता है रैम, इंटीग्रेटेड सर्किट की बात हो रही है, रैम की बात हो रही है। तो यानी रैम या इंटीग्रेटेड सर्किट या मेन मेमोरी चिप ये आपकी पेरिफेरल नहीं होगी, क्योंकि ये तो कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट है ना, और जितनी भी मेमोरीज, जितना भी वो पार्ट जो कंप्यूटर के इंटरनल होते हैं, जो कंप्यूटर के अंदरूनी होते हैं, उन्हें हम पेरिफेरल की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। जबकि मॉडेम क्या है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, एक नेटवर्किंग डिवाइस जिसको कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं, जिसको सर्वर से कनेक्ट भी कर सकते हैं, तो ये मॉडेम क्या हो गया, पेरिफेरल है। पेन ड्राइव भी क्या है, पेरिफेरल है। एक्सटर्नल वाली हार्ड डिस्क भी क्या होगी, पेरिफेरल होगी। तो कंप्यूटर के आसपास जितनी भी डिवाइसेस होती हैं उन्हें पेरिफेरल डिवाइसेस के नाम से जानते हैं। वेरी गुड। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम रिप्रेजेंट्स इट्स, एक एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी प्रतिनिधित्व करती है किसका, यानी एल्गोरिथम क्या होता है, द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ डूइंग समथिंग इज कॉल्ड एन एल्गोरिथम। किसी भी काम को करने का जो स्टेप बाय स्टेप तरीका है वही तो एल्गोरिथम है। और कंप्यूटर पे चाहे वो सर्च इंजन हो, चाहे ब्राउजर, हर चीज एल्गोरिथम पे ही तो चलती है। और सॉफ्टवेयर बनाने से पहले भी हम क्या बनाते हैं, उसकी एल्गो, उसका फ्लो चार्ट, और फिर जाकर हम बनाते हैं एक सॉफ्टवेयर। तो एल्गोरिथम जो है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम रिप्रेजेंट इट्स परफॉर्मेंस, टफनेस, ऑब्सक्यूरिटी या करेक्टनेस, निष्पादन, कठोरता, अस्पष्टता या फिर शुद्धता। क्या होगा करेक्ट आंसर, वेरी गुड, एंड द करेक्ट आंसर इज परफॉर्मेंस। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम क्या डिसाइड करती है, परफॉर्मेंस को, इफेक्टिवनेस को, कि कितनी इफेक्टिव ये एल्गोरिथम है। जैसे पेज रिंग, नाम सुना होगा आपने एल्गोरिथम का। जब हम लोग वर्स्ट केस की बात करते हैं, बेस्ट केस की बात करते हैं, एवरेज केस की बात करते हैं, जब हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, जब हम डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं, और वहां पर एल्गोरिथम की बात करते हैं, तो हम लोग बात किसकी करते हैं, उसकी इफेक्टिवनेस की, उसकी परफॉर्मेंस की, उसकी स्पीड की, उसकी एक्यूरेसी की। तो दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस। वेरी गुड। कंप्यूटेशन लॉजिक कैन बी रिप्रेजेंटेड विजुअली बाय यूजिंग, कंप्यूटेशन लॉजिक को किसके उपयोग से विजुअली दिखाया जा सकता है। कह रहा है कंप्यूटर में कंप्यूटेशन का मतलब जो कैलकुलेशन होती है, उसका जो लॉजिक होता है, उसको कैसे बढ़िया तरीके से दिखा सकते हैं। यानी कंप्यूटर में जिन कार्यों को हम करते हैं, जिन कैलकुलेशंस को हम करते हैं, उनको विजुअली कैसे दिखाया जा सकता है, विजुअल बेसिक के थ्रू, फॉक्स प्रो के थ्रू, फ्लो चार्ट के थ्रू, या वीआई एडिटर के थ्रू। विजुअल बेसिक, फॉक्स प्रो, प्रवाह चित्र, या फिर वीआई एडिटर के द्वारा। बिल्कुल सही, सबसे बढ़िया विजुअली दिखाने का जो तरीका है वो है फ्लो चार्ट। कंप्यूटर में अगर हमें किसी भी प्रोसेस को समझना है
किसी भी एल्गोरिथम को समझना है तो हमारे पास में जो विजुअल तरीका है, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो क्या है? फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट क्या होता है? द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम इज कॉल्ड अ फ्लो चार्ट। एल्गोरिथम की ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ही फ्लो चार्ट कहलाती है। तो कंप्यूटेशन लॉजिक को समझने के लिए किसका यूज करते हैं? फ्लो चार्ट का, प्रवाह चित्र का। नेक्स्ट, 4.77 megahertz and 10 megahertz are examples of 4.77 megahertz और 10 megahertz के उदाहरण हैं आईओ स्पीड, डेटा ट्रांसफर स्पीड, कंप्यूटर क्लॉक स्पीड स्पेसिफिकेशन, डेटा स्टोरेज स्पीड। आईओ गति, डेटा स्थानांतरण गति, कंप्यूटर घड़ी गति स्पेसिफिकेशन या डाटा भंडारण गति। क्या होगा करेक्ट आंसर? अब अगर सबसे पहले हम लोग सोचें कि मेगाहर्ट्ज या MHz ये क्या होता है। जब भी हम कंप्यूटर में सीपीयू की स्पीड की बात करते हैं, सीपीयू की परफॉर्मेंस की बात करते हैं, प्रोसेसर की स्पीड की बात करते हैं, प्रोसेसर की परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो हमेशा हम लोग इसको नापते हैं किसमें? गीगाहर्ट्ज में या मेगाहर्ट्ज में। स्पीड कितनी है कंप्यूटर की, कितने गीगाहर्ट्ज है, कितना मेगाहर्ट्ज है, माइक्रो प्रोसेसर कितने गीगाहर्ट्ज का है, कितने मेगाहर्ट्ज का है, यही तो बोलते हैं। तो ये मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज क्या है? कंप्यूटर की क्लॉक स्पीड है। यानी जो सीपीयू में क्लॉक लगी होती है उसकी जो स्पीड होती है दैट इज कॉल्ड मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सीपीएस, क्लॉक पर सेकेंड या कंप्यूटर क्लॉक स्पीड स्पेसिफिकेशन। कंप्यूटर घड़ी गति स्पेसिफिकेशन के नाम से इसको जानते हैं। इसको कई बार सीपीएस भी बोलते हैं। क्लॉक पर स्पीड या क्लॉक पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितनी बार क्लॉक चली, दैट इज कॉल्ड मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज। तो प्रोसेसर की स्पीड, सिस्टम की स्पीड या कंप्यूटर की स्पीड को इसी में ही नापा जाता है। वेरी गुड। नेक्स्ट, बूट लोडर प्रोग्राम विच इन्वोक्स बूटिंग ऑफ द सिस्टम इज स्टोर्ड इन। बताइए, बूट लोडर प्रोग्राम जो सिस्टम की बूटिंग करता है ये कहां स्टोर होता है? बूटिंग का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर के ऑन होने को बूटिंग बोलते हैं। और बूट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? बूट स्ट्रैप लोडर, जो कि कंप्यूटर को बूट करने में मदद करता है। पूछ क्या रहा है कि ये जो बूट लोडर प्रोग्राम है जो सिस्टम की बूटिंग करता है ये कहां पर स्टोर होता है? हार्ड डिस्क जीरो ट्रैक में, एनी डिवाइस में, रैम में या रोम में? हार्ड डिस्क जीरो ट्रैक में, किसी भी डिवाइस में, रैम में या रोम में? हम जानते हैं कि बूटिंग में जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको बदला नहीं जा सकता, उन्हें चेंज नहीं किया जा सकता। तो जिनको हम बदल नहीं सकते कंप्यूटर में, जिनमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते हैं? नॉन वोलाटाइल, जो परमानेंट होते हैं। और नॉन वोलाटाइल मेमोरी कौन सी होती है? रोम इज द नॉन वोलाटाइल मेमोरी। तो आंसर इसका क्या बन जाएगा दोस्तों? द आंसर इज रोम, रीड ओनली मेमोरी। वैसे इसका बिल्कुल सटीक आंसर है ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो कि रोम का ही एक प्रकार है। तो जो बूट लोडर प्रोग्राम्स होते हैं वो बेसिकली ईपी रोम में जाकर आपके स्टोर होते हैं, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में। क्योंकि कई बार रोम में हम लोग क्या करते हैं, फर्मवेयर के द्वारा अपडेट्स भेजते हैं। जब हमारी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है तो हमें उसके फर्मवेयर को भी अपडेट करना होता है। और इसी रीजन की वजह से ईपी रोम में हम बूट लोडर प्रोग्राम्स को स्टोर करते हैं। तो यहां पर ईपी रोम दिया नहीं था, इसलिए आंसर क्या हो गया? रोम इज द करेक्ट आंसर, रीड ओनली मेमोरी। वेरी गुड। नेक्स्ट, डेटा इनकंसिस्टेंसी कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रिवेंटिंग। डेटा विसंगति किसके द्वारा रोका जा सकता है? क्वेश्चन को समझो, डेटाबेस से ये क्वेश्चन है और कह रहा है डेटा की इनकंसिस्टेंसी। डेटा इनकंसिस्टेंट कब कहलाएगा?
जब एक डेटा डेटाबेस के अंदर कई जगह पर पाया जाएगा। एक डेटाबेस है और उसमें जो डेटा है वो बार बार रिपीट हो रहा है, उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, उसका रेपिटिशन हो रहा है। अगर ये रेपिटिशन हो रहा है तो इसका मतलब वो डेटा कैसा है, वो डेटाबेस कैसा है, वो इनकंसिस्टेंट है। और इसका मतलब रिडंडेंसी, मेटाडेटा, डेडलॉक या मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होगा आंसर? वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है अतिरेकता, यानी डेटा की डुप्लीकेसी होना। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं स्क्रीन में, जो रिकॉर्ड है डेटाबेस में वो कई जगह पर डुप्लीकेट है। जो आईडी है, जो डॉक्टर का नाम है, जो रूम नंबर है, वो इस टेबल पर, वो इस पेशेंट डॉक्टर वाली टेबल में कई बार रिपीट हुआ है, जिस वजह से क्या हो गया, ये डेटा इनकंसिस्टेंट हो गया। ये डाटा जो है वो विसंगति का शिकार हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया, रिडेंडेंट हो गया। वेरी गुड, नेक्स्ट। एम्प्लॉय सैलरी शुड नॉट बी ग्रेटर देन 12,000। दिस इज व्हाट? कर्मचारी वेतन 12,000 रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। ये क्या है? इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट है, रेफरेंशियल कॉन्स्ट्रेंट है, ओवर डिफाइंड कॉन्स्ट्रेंट है या फिजिबल कॉन्स्ट्रेंट है? ये अखंडता बाधा है, संदर्भित बाधा है या अधिक परिभाषित बाधा है या व्यवहारिक बाधा है? क्या है ये? हम लोग जानते हैं क्वेश्चन बहुत सिंपल है। सैलरी 12,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये कंडीशन है जो कि इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट को बताती है। जब आप अलग अलग तरीके के बाधाएं पढ़ेंगे डेटाबेस में, कॉन्स्ट्रेंट पढ़ेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि अगर कोई ऐसी कंडीशन होती है ग्रेटर देन और लेस देन वाली, ये सब किस में काउंट की जाती हैं? इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट में। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? अखंडता बाधा, यानी इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट। नेक्स्ट, डेटाबेस डिजाइन इंक्लूड्स द फंक्शन लाइक। डेटाबेस डिजाइन के फंक्शन में निम्न में से क्या शामिल है? सोचो। कह रहा है अगर हमें कोई डेटाबेस बनाना है, कोई हमें डेटाबेस को क्या करना है दोस्तों? डिजाइन करना है। तो वहां पर जो मेन बातें हैं वो क्या क्या हो सकती हैं? नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टेबल्स, विभिन्न तालिकाओं की पहचान करना। बिल्कुल सही बात है, हमें टेबल्स को आइडेंटिफाई करना होगा, हमें टेबल्स को पहचानना होगा। क्रिएशन ऑफ फील्ड विद देयर एट्रीब्यूट्स, हमें फील्ड्स को क्रिएट करना होगा, उनके एट्रीब्यूट्स को इंसर्ट करना होगा। अपनी विशेषताओं के साथ में क्षेत्रों का निर्माण करना, बिल्कुल सही है। क्रिएटिंग वैलिडेशन रूल्स एंड डेटाबेस इंटर रिलेशनशिप, मान्यता नियमों और डेटाबेस का निर्माण करना, यह बात भी बिल्कुल सही है। उसमें रूल्स अप्लाई करना, उसकी रिलेशनशिप को डिफाइन करना कि दो टेबल्स या उनके बीच में जो रिलेशन है वो कैसी है, 1 to 1 रिलेशन है, 1 to मैनी है या मैनी टू मैनी है। कार्डिनलिटीज की बात कर रहे हैं। ऑल ऑफ दी अबव, ये सभी। तो करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। वेरी गुड, नेक्स्ट। द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन रिलेशन इज कॉल्ड एज इट्स। बताइए, रिलेशन में एट्रीब्यूट की संख्या को क्या कहा जाता है? हम लोग जानते हैं जब भी हम डेटाबेस की बात करते हैं तो वहां पर बात करते हैं टेबल्स की। जब हम टेबल्स की बात करते हैं तो बात करते हैं रोज और कॉलम्स की, जहां पर रोज को टपल्स बोलते हैं और कॉलम्स को एट्रीब्यूट बोलते हैं। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है? नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स यानी नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स कहें या नंबर ऑफ कॉलम्स कहें, इसको क्या बोला जाता है? डिग्री बोला जाता है। तो अगर हम कभी भी टपल्स की संख्या की बात करते हैं यानी रोज की संख्या की बात करते हैं तो इसे बोलते हैं कार्डिनलिटी। और जब भी हम एट्रीब्यूट्स की संख्या की बात करते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। अगर आपने डेटाबेस कभी पढ़ा है तो आपने जरूर ये बात पढ़ी होगी कि डेटाबेस में रोज को टपल्स बोलते हैं और कॉलम्स को एट्रीब्यूट बोलते हैं। टपल्स की संख्या यानी नंबर ऑफ टपल्स को कार्डिनलिटी बोलते हैं और एट्रीब्यूट्स की संख्या को डिग्री बोलते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट,
लेकिन आसान तभी होगा जब आप पढ़ेंगे। जब आप पढ़ेंगे ही नहीं तो आपको आसान लगेगा ही नहीं। क्वेश्चन आसान तब आपको लगता है जब आप सब कुछ पढ़ते हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक। और अगर आप सिर्फ बेसिक बेसिक पढ़ेंगे तो आपको पेपर जरूर टफ लगेगा, है ना, क्योंकि ये 2013 का पेपर है। और अब 2024 में जो पेपर आएगा उसका लेवल कैसा होगा, सोचो। द कॉलम ऑफ अ टेबल इज रेफर टू एज डैश। टेबल का कॉलम किसके रूप में जाना जाता है? टपल्स, एट्रीब्यूट, एंटिटी या डिग्री। टपल गुण, इकाई या डिग्री। अभी अभी हम लोग ने डिस्कस किया था कि रोज को टपल्स बोलते हैं, कॉलम्स को एट्रीब्यूट बोलते हैं। क्या लिखा हुआ है कॉलम ऑफ अ टेबल? तो आंसर क्या हो जाएगा? एट्रीब्यूट, यानी बी इज द राइट वन। बल्ले बल्ले है, आसान हो गया। रोज को टपल्स और कॉलम्स को एट्रीब्यूट। नेक्स्ट, एसिड इज अ सेट ऑफ प्रॉपर्टीज दैट गारंटी that database transactions are processed reliably. Here A stands for, एसिड गुणों का सेट है जो रिलायबिलिटी की गारंटी देता है। यहां पर ए क्या है? एक्सेस, एटॉमिसिटी, एल्गोरिथम या एफिलिएशन। पहुंच, आणविकता, एल्गोरिथम या संबंधन। क्या होगा आंसर? हम सब जानते हैं डेटाबेस की जब हम बात करते हैं तो वहां पर होता है एसिड प्रॉपर्टी। बढ़िया डेटाबेस या डीबीएमएस उसे कहते हैं जो एसिड प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, जिसमें एसिड पाई जाती है। एसिड का मतलब एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। ए से मतलब क्या है? एटॉमिक। जो डेटा आपका होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? एटॉमिक नेचर का होना चाहिए। तो यानी यहां पर ए का मतलब क्या है? एटॉमिसिटी। सी का मतलब एसिड में क्या है? कंसिस्टेंसी। हमारी पढ़ाई में भी क्या होनी चाहिए? कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, रोज पढ़ना चाहिए। तो रोज का मतलब क्या हो गया? कंसिस्टेंट मैनर में। आइसोलेशन, अलग अलग करके ट्रांजैक्शन का होना, आइसोलेशन है। ड्यूरेबिलिटी का मतलब विश्वसनीय होना चाहिए, वो ड्यूरेबल रहना चाहिए। तो ये हो गई आपकी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ अ डेटाबेस: एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। एटॉमिसिटी का मतलब क्या है? या तो होगा या तो नहीं होगा, यस या नो। कोई भी ट्रांजैक्शन या तो होता है या तो नहीं होता। जैसे मैंने कहा कि आपको अगर अपने फ्रेंड को 100 रुपए भेजने हैं, इफ यू वांट टू ट्रांसफर 100 रुपीज टू योर फ्रेंड, क्या होगा? या तो वो 100 रुपीज ट्रांसफर होंगे या तो ट्रांसफर नहीं होंगे। या तो कोई सर्वर प्रॉब्लम होगी तो ट्रांसफर नहीं होगा, और अगर प्रॉब्लम नहीं हुई तो क्या होगा? ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि 10 रुपए अभी जा रहे हैं, 20 रुपए थोड़ी देर में जा रहे हैं, फिर 30 रुपए जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं होगा। ये 100 रुपीज एक ही बार में जाएंगे या तो नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब या तो ट्रांजैक्शन होगा या तो नहीं होगा। इसी को बोलते हैं एटॉमिसिटी। समझ में आया? कंसिस्टेंसी का मतलब कि आपका जो अकाउंट है, जो आपका डेटाबेस है, उस पर एक्शन होने के बाद में भी उसकी कंडीशन में कोई बदलाव ना आए, वो है कंसिस्टेंसी। वो निरंतर काम करता रहे, कंसिस्टेंसी। आइसोलेशन का मतलब जब कोविड हुआ था तो कहा गया था आइसोलेट हो जाओ, यानी अपने आप को कमरे में बंद कर लो, घर से मत निकलो। आइसोलेशन का मतलब अलग अलग रहो, अलग हो जाओ। यानी जितने भी डेटाबेस में ट्रांजैक्शन होते हैं वो अलग अलग होकर चलते हैं। जैसे आपने 100 रुपीज अगर एक अकाउंट से ट्रांसफर किए और दूसरे अकाउंट से आपने 50 रुपए ट्रांसफर किए, तो क्या इन दोनों अकाउंट का आपस में कोई रिलेशन है? नहीं। इसका मतलब ये दोनों ट्रांजैक्शन क्या है? अलग अलग हैं, आइसोलेट हैं। और ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या होता है? ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है कि हार्डवेयर फेलियर होने पर भी डेटाबेस में कोई बदलाव नहीं होना। जैसे फॉर एग्जांपल, सपोज करिए कि आपका मोबाइल टूट गया, मोबाइल आपका चकनाचूर हो गया, लेकिन अगर आपकी ईमेल आईडी हम एक्सेस करने के लिए कहें, ईमेल आईडी आपकी क्या है? एक तरीके का डेटाबेस है, क्लाउड है, तो क्या आप अपनी ईमेल आईडी किसी दूसरे फोन से एक्सेस कर सकते हैं? सर बिल्कुल कर सकते हैं।
हमें यूजर नेम और पासवर्ड पता होना चाहिए, हम अपनी ईमेल आईडी के पासवर्ड को बदल देंगे जाकर, अगर मोबाइल चोरी होता है या टूटता है तो। इसका मतलब कि हार्डवेयर डैमेज होने का क्या कोई इंपैक्ट हमारी ईमेल आईडी पे पड़ा? बिल्कुल नहीं। यही है ड्यूरेबिलिटी, यानी हार्डवेयर फेलियर होने पर भी डेटाबेस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दैट इज कॉल्ड ड्यूरेबल इन नेचर। जैसे आप मेरी YouTube वीडियो यहां पर देख रहे हैं, सपोज करिए कि आपका, भगवान ना करे, मोबाइल खराब हो गया, तो क्या आप हमारी वीडियो नहीं देख पाएंगे? आप कहेंगे सर पापा के फोन में देख लेंगे, भाई के फोन में देख लेंगे, मम्मी के फोन में देख लेंगे, यानी किसी भी फोन में आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ये क्या है? एक डेटाबेस है जो कि YouTube के सर्वर पर स्टोर है। तो इससे आपके मोबाइल का कोई लेना देना नहीं है। आप जैसे ही अरोड़ा एजुकेटर सर्च करेंगे YouTube पर, किसी भी मोबाइल से ये वीडियो आप देख पाएंगे। तो इसका मतलब ये वीडियो कहां पर स्टोर है? डेटाबेस में, YouTube के सर्वर पर, YouTube के डेटाबेस पर, यानी गूगल के डेटाबेस में। समझ में आया? तो हार्डवेयर फेलियर होने पर भी क्या इस पर कोई इंपैक्ट आया? बिल्कुल नहीं। दैट इज कॉल्ड ड्यूरेबिलिटी। समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, इन फॉक्सप्रो द कमांड DELE इज यूज्ड टू। कह रहा है फॉक्सप्रो में जो एक कमांड है DELE, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? डिलीट ऑल रिकॉर्ड, सभी रिकॉर्ड्स को डिलीट करने के लिए, टेबल्स को डिलीट करने के लिए, डिलीट मार्क्ड रिकॉर्ड्स, उल्लेखनीय रिकॉर्ड हटाने के लिए, या मार्क दी रिकॉर्ड्स फॉर डिलीशन। जब आप फॉक्सप्रो पढ़ेंगे और जब आप उन पे कमांड्स पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि DELE का इस्तेमाल करते हैं या डिलीट कमांड का यूज करते हैं टू डिलीट ऑल दी रिकॉर्ड्स, सभी तरीके के रिकॉर्ड्स को एक एक करके डिलीट करने के लिए। तो आंसर दोस्तों क्या होगा? सभी अभिलेख हटाने के लिए DELE या डिलीट कमांड का इस्तेमाल करते हैं फॉक्सप्रो के केस में। क्लियर है? वेरी गुड। फॉक्सप्रो क्या है? एक तरीके का डेटाबेस है, एक तरीके का DBMS सॉफ्टवेयर है, जिसके द्वारा हम सभी डेटाबेस को मैनेज करते हैं। बहुत सारे तरीके के डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे MySQL है, जैसे SQL सर्वर प्रो है, जैसे साइबेस है, DB2 है, ओरेकल है। तो ऐसे बहुत सारे डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कोई भी बदलाव करना है डेटाबेस में कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज सॉफ्टवेयर्स। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट क्रिएट अ न्यू यूजर इन ओरेकल। कौन ओरेकल में नए यूजर बनाता है? अब यहां पर बात हो रही है ओरेकल पे। ओरेकल क्या है? एक कंपनी का नाम भी है और एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर भी है। बहुत बड़ा डेटाबेस सॉफ्टवेयर है जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और बहुत बड़ी कंपनी का नाम भी है। तो ओरेकल में जब भी हम डेटाबेस बनाते हैं तो किसके द्वारा बनाते हैं? क्रिएट के द्वारा। लेकिन क्रिएट तो सभी में है, तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। अब अगर आपको यह पता है कि ओरेकल में जब भी हम डेटाबेस बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, तो क्रिएट के साथ साथ आइडेंटिफाई का भी इस्तेमाल करना जरूरी होता है। तो आंसर क्या होगा? अगर क्रिएट और आइडेंटिफाई को ढूंढे तो फोर्थ ऑप्शन एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जिसमें आइडेंटिफाइड गिवन है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? क्रिएट यूजर सुसन आइडेंटिफाइड बाय ब्लू। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। ओरेकल में डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए क्रिएट कमांड के साथ साथ आइडेंटिफाइड का भी इस्तेमाल करते हैं। बस ये बात आपको पता होनी चाहिए, तो आप लगा देंगे सही जवाब। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंटेन एन एरर। निम्नलिखित में से किसमें कोई त्रुटि है? बताओ। यहां पर 4 स्टेटमेंट आपको दिख रहे हैं और आपको देख के बताना है कि इसमें से किस स्टेटमेंट में एरर है, बग है, त्रुटि है। पहला कह रहा है सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल्स टू 15 सेमीकोलन। दूसरा कह रहा है सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल्स टू 15।
तीसरा कह रहा है सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय, और चौथा ऑप्शन कह रहा है सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी वेयर एम्प्लॉय आईडी इज 15 एंड लास्ट नेम इज सिंह। अगर आपने एसक्यूएल पढ़ा है तो आप जानते होंगे कि एसक्यूएल में क्वेरीज का एक ऑर्डर होता है, सिलेक्ट फ्रॉम वेयर, ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, हैविंग। सिलेक्ट फ्रॉम वेयर, ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, हैविंग, जिसमें सिलेक्ट के साथ में फ्रॉम का आना तय है। सिलेक्ट में हम क्या लिखते हैं, कॉलम्स के नाम, फ्रॉम में क्या लिखते हैं, टेबल का नाम। तो क्या यहां पर कोई ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें सिलेक्ट के साथ फ्रॉम नहीं है? एक बार चेक करो। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इनमें से किसमें एरर है, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 15 है। सिलेक्ट के साथ में फ्रॉम दूसरे स्टेटमेंट में भी है, सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय। तीसरे स्टेटमेंट में देखें, सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय, ये भी सही है। और चौथे स्टेटमेंट में अगर हम देखें तो फ्रॉम मिसिंग है। सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 15, यानी टेबल का नाम ही नहीं दिया हुआ है, और फ्रॉम के साथ में क्या आता है, टेबल का नाम। कंडीशन तो सही है, वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 15 एंड लास्ट नेम इज इक्वल टू सिंह, ये तो कंडीशन बिल्कुल सही है, लेकिन फ्रॉम का इस्तेमाल किया ही नहीं गया है, टेबल का नाम यहां पर दिया ही नहीं गया है। तो इसका मतलब जो गलत स्टेटमेंट है वो डी वाला बिल्कुल गलत है, क्योंकि एसक्यूएल में हमेशा सिलेक्ट के बाद में क्या आता है, फ्रॉम, जैसे कि बाकी स्टेटमेंट्स में आपको दिखाई दे रहा है। वेरी गुड, नेक्स्ट। अ फील्ड इन अ टेबल कैन बी टेकन एज अ फॉरेन की इफ, किसी तालिका में कोई फील्ड विदेशी कुंजी के रूप में लिया जा सकता है यदि इट इज प्रेजेंट इन ऑल अदर टेबल्स, इट हैज यूनिक वैल्यू, इट इज अ प्राइमरी की इन सम अदर टेबल, या इज नॉट प्रेजेंट इन एनी अदर टेबल। क्या लगता है आपको? यह सभी तालिकाओं में मौजूद है, यह अद्वितीय मान है, कुछ अन्य तालिका में एक प्राथमिक कुंजी है, या किसी भी अन्य तालिका में यह मौजूद नहीं है। हम जानते हैं जब भी फॉरेन की बात होती है तो वहां पर प्राइमरी की जरूर आता है, क्योंकि प्राइमरी की दूसरे टेबल में क्या होगी, फॉरेन की। तो यहां पर क्या प्राइमरी की कहीं पर गिवन है? हां, सी वाले में हमें दिख रहा है प्राइमरी की गिवन है, तो फॉरेन की को मैच कर दो किससे, प्राइमरी की से, अनदर टेबल की। बिल्कुल सही आंसर बन गया, दैट इज सी। हम जानते हैं कि फॉरेन की और प्राइमरी की में क्या रिलेशन होता है। अगर एक टेबल में वो प्राइमरी की है तो दूसरे टेबल में वही चीज आपकी प्राइमरी की ना होकर क्या होगी, फॉरेन की होगी। तो इसीलिए प्राइमरी की के साथ में हमेशा फॉरेन की का कॉन्सेप्ट, और फॉरेन की के साथ में हमेशा प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट आता है। प्राइमरी की किसको बोलते हैं? जो नल नहीं हो सकती, जो डुप्लीकेट नहीं हो सकती, और जो यूनिक रहती है हमेशा, दैट इज कॉल्ड अ प्राइमरी की। जैसे इंप्लॉय टेबल में इंप्लॉय आईडी, कस्टमर टेबल में कस्टमर आईडी हमेशा क्या रहेगी, यूनिक रहेगी, कभी ब्लैंक नहीं रहेगी, नॉट नल नहीं होना चाहिए, और यूनिक होनी चाहिए हमेशा। यही तो प्रॉपर्टी होती है प्राइमरी की। वेरी गुड, नेक्स्ट। फाइल फ्रेगमेंटेशन मींस दैट अ फाइल फ्रेगमेंटेशन का मतलब है कि फाइल क्या, ऑप्शन तो हम बाद में देखेंगे, पहले हमें यह पता होना चाहिए कि फाइल फ्रेगमेंटेशन होता क्या है। व्हाट इज बेसिकली अ फाइल फ्रेगमेंटेशन? सोचो, फाइल फ्रेगमेंट करने का मतलब है एक फाइल को, एक बड़ी फाइल को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करना। बड़ी फाइल को छोटे फाइल्स में तोड़ना ही फाइल फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। टू डिवाइड अ बिगर फाइल इनटू द स्मॉलर फाइल्स, दैट इज कॉल्ड फाइल फ्रेगमेंटेशन। और ये फाइल फ्रेगमेंटेशन करते कहां पर है? हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क में जो हमारी फाइल्स स्टोर होती हैं उन्हीं को ही हम फ्रेगमेंट करते हैं। तो आंसर क्या होगा? देखो, is unusable until it is defragment, has been compressed, is stored in non-contiguous location in RAM,
या इज स्टोर्ड इन नॉन कंटीजियस लोकेशन इन डिस्क। तो अगर हम क्वेश्चन पढ़ें तो हमें एक जगह पर डिस्क दिख रहा है, हार्ड डिस्क हमें कहां दिख रहा है, फोर्थ ऑप्शन में। और नॉन कंटीजियस लोकेशन का मतलब होता है, कंटीजियस मतलब एक साथ एक ही जगह पर, और नॉन कंटीजियस का मतलब अलग अलग जगह पर फाइल्स को तोड़ना और ब्रेक करना। यही तो होगा आंसर। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो गया दोस्तों, डी इज द राइट वन। फाइल फ्रेगमेंटेशन क्या है, डिस्क में नॉन कंटीजियस स्थानों में संग्रहित करना ही फाइल फ्रेगमेंटेशन होता है। एक होता है फाइल या डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन। आपने शायद सुना होगा, जब हम डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन की बात करते हैं तो ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है, यूज्ड और अनयूज्ड फाइल्स को अलग अलग करता है। ये यूज्ड फाइल्स हैं, ये अनयूज्ड फाइल्स हैं, और कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ा देता है। ये आप ऐसे समझिए कि डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन का काम क्या होता है, आपकी सिस्टम की स्पीड को बढ़ाना। कैसे बढ़ाता है ये, जब आप अपने कंप्यूटर में किसी भी फाइल को डिलीट करते हैं तो आपको क्या लगता है कि वो फाइल की जगह फ्री हो गई, क्या वो स्पेस फ्री हो गई जब आपने किसी फाइल को डिलीट किया। आप कहेंगे सर ये कैसा क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, जब हम किसी फाइल को डिलीट करेंगे तो वो तो डिलीट हो गई, वो स्पेस फ्री हो गई। जी नहीं, वो स्पेस तो फ्री हुई लेकिन मेमोरी में वो एड्रेस फ्री नहीं हुआ। मेमोरी में वो एड्रेस फ्री कैसे होगा, कंप्यूटर की मेमोरी में वो स्पेस कैसे बढ़ेगी, आंसर है डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन के थ्रू। जब आप इस सॉफ्टवेयर को रन करेंगे तो क्या होगा, जिस फाइल को आप डिलीट कर चुके हैं उसके एड्रेस को भी वो डिलीट कर देगा, उसकी इंटरनल मेमोरी में से भी वो डिलीट कर देगा और आपके कंप्यूटर की स्पीड को फास्ट कर देगा। तो यूज्ड फाइल को एक तरफ, यूज्ड स्पेस को एक तरफ और अनयूज्ड स्पेस को एक तरफ करके आपके कंप्यूटर की जो स्पीड है, जो प्रोसेसिंग है, उसको तेज करने का काम होता है डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन का। वहीं फाइल फ्रैगमेंटेशन का मतलब एक बड़ी फाइल को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना फाइल फ्रैगमेंटेशन है, जो हार्ड डिस्क में हम करते हैं। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस इज स्टोर्ड इन डेटा फाइल, डेटा डिक्शनरी, डेटा कंपोनेंट्स या डेटा मॉडल। बताइए, डेटाबेस की संरचना के बारे में जानकारी डैश में संग्रहित होती है, डेटा फाइल में, डेटा डिक्शनरी में, डेटा घटकों में या डेटा मॉडल में। इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस, डेटाबेस स्कीमा की बात हो रही है, डेटाबेस के स्ट्रक्चर की बात हो रही है। तो जब भी हम लोग डेटाबेस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, डेटाबेस के स्कीमा की बात करते हैं, और स्कीमा की बात करने का मतलब डेटा डिक्शनरी की बात करना, डेटा अबाउट डेटा के बारे में बात करना, जिसको क्या बोलते हैं, डेटा डिक्शनरी, डेटा मेटा डेटा, डेटा अबाउट डेटा। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, डेटा डिक्शनरी होगा, जिसका मतलब है स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस। हमने क्या किया, यहां पर एक टेबल बनाई और यहां पर आपको क्या दिख रहा है, क्या टेबल के अंदर कोई डेटा दिख रहा है, नहीं, हमें यहां पर दिख रहा है इसका स्ट्रक्चर। और जब भी हम बात करते हैं डेटा डिक्शनरी की, हम बात किसकी करते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस दैट इज स्टोर्ड, डेटाबेस की संरचना के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में। नेक्स्ट, विच टू टर्म्स आइडेंटिफाइड अ बूटेबल पार्टीशन। बताओ, निम्नलिखित में से कौन से दो टर्म बूट करने योग्य विभाजन की पहचान करते हैं। बूटिंग आप जानते हैं, कंप्यूटर के ऑन करने के प्रोसेस को बूटिंग बोलते हैं, जो कि जनरली 3 तरीके की होती है, कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग और रैंडम बूटिंग। कोल्ड मतलब ठंडी बूटिंग। ठंडी बूटिंग का मतलब ये कब हम करते हैं, जब कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं और फिर ऑन करते हैं, तो यहां पर जो बूटिंग होती है दैट इज कॉल्ड कोल्ड बूटिंग। वार्म बूटिंग का मतलब गर्म बूटिंग, ये कब करते हैं, जब हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं, यानी आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया
और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद अब क्या होता है, कंप्यूटर अपने आप रीस्टार्ट होता है या आपने रीस्टार्ट किया। तो रीस्टार्ट करने पर जो बूटिंग होती है दैट इज कॉल्ड वार्म बूटिंग। तीसरी तरीके की बूटिंग होती है जिसे बोलते हैं रैंडम बूटिंग, और ये तब होती है जब कंप्यूटर अपने आप किसी प्रॉब्लम की वजह से, किसी बग की वजह से, किसी त्रुटि की वजह से, किसी एरर की वजह से अपने आप बंद होता है, खुलता है, बंद होता है, खुलता है, डीजे होने लगता है कंप्यूटर में। और इस तरीके की प्रॉब्लम को बोलते हैं रैंडम बूटिंग। तीन तरीके की हो गई, कोल्ड, वार्म और रैंडम। लेकिन यहां पर क्या पूछ रहा था, विच टू टर्म्स आइडेंटिफाइड अ बूटेबल पार्टीशन। जब हम पार्टीशन बनाते हैं बूटिंग के टाइम पर, तो दो तरीके के जो हमारे मेन पार्टीशंस होते हैं उसे क्या बोलते हैं, मास्टर या फैट, स्लेव या फैट, प्राइमरी या एक्टिव, या प्राइमरी या एनटीएफएस। निम्नलिखित में से कौन से दो टर्म बूट करने योग्य विभाजन की पहचान करते हैं। एक है प्राइमरी और दूसरा है एक्टिव। एक होता है प्राइमरी पार्टीशंस जो कि 4 होते हैं आपके बेसिकली, ए तो होता नहीं है। जब भी हम हार्ड डिस्क को पार्टीशन करते हैं तो पहला होता है सी ड्राइव से, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव। 4 प्राइमरी पार्टीशंस, जिसमें सी ड्राइव आपकी एक्टिव होती है क्योंकि उसमें हम क्या डालते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को। सी ड्राइव में ज्यादातर केस में तो प्राइमरी और एक्टिव ये दो ही तरीके के आपके बूट पार्टीशंस कहलाते हैं, है ना। जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं, जब हम पार्टीशन करते हैं अपने सिस्टम को, ड्राइव्स क्रिएट करते हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव। अच्छा, कंप्यूटर में ए ड्राइव और बी ड्राइव क्यों नहीं होती है? हम जब भी देखते हैं हमारे कंप्यूटर में तो उसकी शुरुआत हमेशा सी ड्राइव से क्यों होती है, ए ड्राइव वहां पर क्यों नहीं होती, बी ड्राइव क्यों नहीं होती, बताइए मुझे। वाई ऑलवेज स्टार्ट विद दी सी ड्राइव? क्यों हमेशा माई कंप्यूटर या विंडोज एक्सप्लोरर ओपन करने पर या फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करने पर सी ड्राइव ही लिखा रहता है सबसे पहले? रीजन आप जानते हैं, क्योंकि ए ड्राइव और बी ड्राइव फ्लॉपी डिस्क के लिए रिजर्व होती है और सी ड्राइव से आगे वाली ड्राइव्स हार्ड डिस्क के लिए रिजर्व होती है। तो जब फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल हम लोग करते थे पहले वाले समय में, तो वहां पर आपका होता था लेबल ए, लेबल बी, ए ड्राइव, बी ड्राइव। तो फ्लॉपी डिस्क के लिए ए ड्राइव और बी ड्राइव रिजर्व हैं, या लेबल ए, लेबल बी रिजर्व हैं, और हार्ड डिस्क के लिए आपकी रिजर्व हैं सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव एंड सो ऑन। क्या ये बात समझ में आई? कई बार क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि जो पार्टीशंस आपके प्राइमरी पार्टीशंस हैं वो कितने होते हैं, हाउ मेनी प्राइमरी पार्टीशंस आर देयर? तो आंसर होता है देयर आर बाय डिफॉल्ट 4 प्राइमरी पार्टीशंस। बाय डिफॉल्ट रूप में जो प्राइमरी पार्टीशंस हैं वो आपके कितने होते हैं, मैक्सिमम 4। सही किया था आपने विचार, वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हेन अ प्रोग्राम असाइन 8 बिट टू अ पिक्सल, the pixel can display one of up to dash color। जब कोई प्रोग्राम एक पिक्सल के लिए 8 बिट प्रदान करती है तब उस पिक्सल से रंग तथा प्रदर्शित कर सकते हैं कितने, 32, 64, 256 या 1024? क्या होगा करेक्ट आंसर? हम लोग जानते हैं जब हम बात करते हैं पिक्सल्स की, कलर्स की, इसका मतलब कि हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं मल्टीमीडिया। तो ये क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा गया है, मल्टीमीडिया टॉपिक से, ग्राफिक्स टॉपिक से। और आप जानते हैं कि कंप्यूटर में पिक्सल क्या होता है, इमेज की सबसे छोटी यूनिट पिक्सल ही तो होती है। इमेज क्या है, कलेक्शन ऑफ पिक्सल इज कॉल्ड इमेज। और वीडियो किससे मिलकर बनी होती है, पिक्सल से ही। बिट मैप इमेजेस मेड अप ऑफ पिक्सल्स, और वो इमेजेस जिनमें पिक्सल्स यूज होती हैं उन इमेजेस को क्या बोलते हैं, रास्टर इमेजेस। और जिन इमेजेस में पिक्सल्स यूज नहीं होती उनको क्या बोलते हैं, वेक्टर इमेजेस। पता है या नहीं? वेक्टर इमेजेस वो इमेजेस होती हैं जो बहुत हाई क्वालिटी की होती हैं। रास्टर इमेजेस वो इमेजेस होती हैं जो ब्लर हो जाती हैं जब जूम करते हैं तो, है ना। कई सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन यहां पर पूछ रहा है 8 बिट टू अ पिक्सल।
हम जानते हैं कंप्यूटर में हर एक चीज को बाइनरी नंबर्स में ट्रीट करते हैं। कंप्यूटर दो ही भाषा समझता है, दो ही नंबर समझता है, 0 और 1, जिसे बिट बोलते हैं, जिसे बाइनरी नंबर्स बोलते हैं। यहां पर क्या कह रहा है 8 बिट, यानी 2 की पावर क्या हो गया 8। 2 की पावर 8 का मतलब 256, 256। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 256 यानी 256 कलर इज द राइट आंसर। 8 बिट टू अ पिक्सल, अगर 8 बिट्स प्रदान करी जाती हैं तो इसमें कितने कलर्स हमारे बनते हैं 2 की पावर 8, और 2 की पावर 8 का मतलब 256 कलर डिस्प्ले होंगे। समझ में आया? है प्यारा सा क्वेश्चन। अब यहां पर 8 बिट की जगह पर 16 बिट कर दे तो 2 की पावर 16 कर देना। अगर 4 बिट लिखा हो तो 2 की पावर 4 कर देना। यानी जितने भी बिट्स गिवन हो वो क्या होगा 2 की पावर में चला जाएगा और वो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आउटलुक एक्सप्रेस क्या है? व्हाट इज आउटलुक एक्सप्रेस? आउटलुक एक्सप्रेस है एक डैश, ईमेल क्लाइंट, ब्राउजर, सर्च इंजन या नन ऑफ द अबव। एक ईमेल क्लाइंट, एक ब्राउजर, एक खोज इंजन या उपरोक्त में से कोई नहीं। आपकी पार की नजर और निर्मा सुपर, सुपर से भी ऊपर। वेरी गुड, बिल्कुल सही आपने बताया कि आउटलुक एक्सप्रेस क्या है, एक ईमेल क्लाइंट है। आउटलुक एक्सप्रेस के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जब हम ईमेल पढ़ते हैं तो वहां पर हम लोग जानते हैं कि ईमेल में एक मेल क्लाइंट होता है जिसे बोलते हैं एमएस आउटलुक या आउटलुक एक्सप्रेस, जिसको किसने बनाया? सबीर भाटिया ने। और इसका नाम क्या था? इसका नाम इन्होंने जो रखा था सबीर भाटिया ने, वो रखा था हॉटमेल। जब इन्होंने हॉटमेल बनाया तो बिल गेट्स की नजर गई हॉटमेल के ऊपर। और बिल गेट्स कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के पापा, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर। बिल गेट्स को बड़ा पसंद आया। बिल गेट्स गए सबीर भाटिया जी के पास और भाटिया जी से कहते हैं भाटिया साहब ये हॉटमेल हमें दे दो। सबीर भाटिया जी बोले अच्छा हम दे तो देंगे आपको गेट्स अंकल, लेकिन ये बताइए आप कितने रुपए हमें देंगे? तो उन्होंने कहा जितना आप मांगे हम ब्लैंक चेक देने को तैयार हैं। तो ये बड़े खुश हो गए, इन्होंने कहा ले लीजिए हमसे। तो बिल गेट्स ने खरीद लिया सबीर भाटिया जी से हॉटमेल और इसका नामकरण कर दिया, इसका नाम बदल दिया। और नाम बदल के इसका किया क्या? आउटलुक एक्सप्रेस, एमएस आउटलुक, जो कि एक ईमेल क्लाइंट के रूप में आज बहुत फेमस है और कई सारी कंपनीज इसका इस्तेमाल करती हैं। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय एंटीवायरस पैकेज? निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस पैकेज द्वारा निकाला नहीं जा सकता? एंटीवायरस पैकेज क्या करता है? वायरस को आने से रोकता है और अगर वायरस आ गया है तो उसको रिमूव करता है। लेकिन कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा पैकेज है जिसको एंटीवायरस नहीं रोकता, नहीं रिमूव करता, नहीं हटाता? निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस पैकेज द्वारा निकाला नहीं जा सकता, डिलीट नहीं किया जा सकता? स्पैम मेल बिल्कुल हो जाता है, यह तो बहुत आसानी से डिलीट कर देता है एंटीवायरस। जितने भी स्पैम यानी जंक मेल या अनसॉलिसिटेड मेल, अनचाहे मेल जिसको बोलते हैं, है ना, इनको रिमूव कर सकता है एंटीवायरस। EXE फाइल्स, सॉफ्टवेयर की फाइल्स, करप्ट हुई फाइल्स, इनको भी रिमूव कर देता है एंटीवायरस। वर्ड फाइल्स, इनको भी रिमूव कर देता है एंटीवायरस। अगर कोई वर्ड फाइल करप्ट हो गई है तो उसको भी डिलीट कर देगा। लेकिन PDF फाइल्स पर कोई भी एक्शन एंटीवायरस नहीं लेता है। तो आंसर क्या होगा? PDF यानी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये जो PDF फाइल्स हैं ये डील नहीं करता है एंटीवायरस पैकेज। समझ में आया? तो स्पैम मेल को भी रोक देगा, EXE फाइल्स को भी रिमूव कर देगा, वर्ड फाइल्स को भी रिमूव कर देगा,
लेकिन पीडीएफ फाइल्स पर ये कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये ओपन सोर्स है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। तो ये एक ऐसा फॉर्मेट है जिसपे आपका एंटीवायरस काम नहीं करता, पीडीएफ फाइल्स। अगर एंटीवायरस की बात करें तो आप जानते हैं कि बहुत सारे फेमस एंटीवायरस हैं मार्केट में, जैसे मैकेफी, एवीजी, एवीरा, अवास्ट, एफ सिक्योर, है ना, कैस्पर स्काई जैसे बहुत सारे फेमस एंटीवायरसेस अवेलेबल हैं। नेक्स्ट, द ऑप्शंस फॉर सेंडिंग सेम डॉक्यूमेंट और लेटर एट डिफरेंट एड्रेस इज कॉल्ड। एक दस्तावेज या प्रपत्र अलग अलग पते पर भेजने के लिए विकल्प क्या अवेलेबल है, बताइए। फॉर्म लेटर्स, मेल मर्ज, प्रिंटिंग या नन ऑफ दी अबव। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? एक दस्तावेज या प्रपत्र अलग अलग पते पर भेजना, एमएस वर्ड से ये क्वेश्चन लिया गया है। ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है? एमएस वर्ड का। और आप जानते हैं एमएस वर्ड में एक टैब होता है जिसे बोलते हैं मेलिंग टैब। मेलिंग टैब पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो मेल मर्ज ऑप्शन आपको खुल के आ जाता है। तो आंसर क्या होगा? एक दस्तावेज या प्रपत्र अलग अलग पते पर भेजने के लिए जो विकल्प है वो क्या है? मेल मर्ज है। आप सब जानते हैं इस बात को, टैलेंटेड तो आप हैं, ये हम भी जानते हैं। तो एमएस वर्ड आपने ओपन किया, यहां पर आपको मिल रहा है कई सारे टैब्स, जिसमें एक मेलिंग टैब आपको मिल रहा है। और मेलिंग टैब पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो वहां पर आपको मेल मर्ज का ऑप्शन मिल जाता है, जहां पर आप अपने मेल को एक साथ भेज सकते हैं किसी भी फॉर्मेट में, लेटर्स, ईमेल मैसेजेस, एनवलप्स, लेबल, डायरेक्टरी, सो एंड सो ऑन। नेक्स्ट, द सेल रेफरेंसिंग $4 इज एन एग्जांपल ऑफ। सेल रेफरेंसिंग $4 एक उदाहरण है किसका? एब्सोल्यूट रेफरेंस टू अ सेल, रिलेटिव, मिक्स्ड या सिंपल रेफरेंस। सेल के लिए निरपेक्ष रेफरेंस, सेल के लिए सापेक्ष रेफरेंस, सेल के लिए मिश्रित रेफरेंस या सेल के लिए समान रेफरेंस। क्या होगा इसका करेक्ट जवाब? सोचो भाई। हम लोग जानते हैं ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है एमएस एक्सेल से। एमएस एक्सेल में सेल रेफरेंसिंग कितने तरीके की होती है? 3 तरीके की। कौन कौन सी? रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड। इसका मतलब आंसर या तो रिलेटिव होगा या एब्सोल्यूट होगा या मिक्स्ड होगा। सिंपल तो है ही नहीं, तो इसको तो बिल्कुल हटा दो, काट दो इसको, ये तो हो ही नहीं सकता। अब क्वेश्चन में दिया है $4। डॉलर का यूज किया जाता है रो या कॉलम को फिक्स करने के लिए, या तो रो फिक्स करेंगे या कॉलम, तो इसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? डॉलर का। एब्सोल्यूट रेफरेंस कौन सा होता है दोस्तों? जिसमें रो और कॉलम दोनों से पहले डॉलर लगा होता है, तो ये एब्सोल्यूट भी नहीं हुआ। रिलेटिव कौन सा होता है? जिसमें कोई भी डॉलर का साइन नहीं होगा, वो रिलेटिव हो जाएगा। मिक्स्ड कौन सा होता है? जिसमें रो या कॉलम में से किसी एक को लॉक करते हैं, किसी एक के साथ डॉलर लगता है। और क्या यहां पर किसी एक के साथ डॉलर लगा है? जी हां, यानी आंसर क्या हो गया? मिक्स्ड रेफरेंस। तो इसका सही जवाब होगा सेल के लिए मिश्रित रेफरेंस, यानी मिक्स्ड रेफरेंस इज द राइट आंसर। एक बार फिर से देखो, रिलेटिव क्या है? कोई भी डॉलर का प्रयोग नहीं, रिलेटिव। एब्सोल्यूट क्या है? रो के साथ भी डॉलर और कॉलम के साथ भी डॉलर, यानी $1 अगर ऊपर लिखा होता $C$4 तो आंसर क्या हो जाता? एब्सोल्यूट। और मिक्स्ड का केस में क्या होता है? किसी एक के साथ ही डॉलर हो, $C4 भी हो सकता है और $4 भी हो सकता है। किसी एक के साथ में डॉलर, जैसे $A1 या $1, ये क्या है? मिक्स्ड। किसी एक के साथ में डॉलर का प्रयोग होना, ये मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग में ही आता है। तो आंसर क्या हो गया दोस्तों? सी इज द राइट वन। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अगेन अगला क्वेश्चन एमएस एक्सेल से। अ फीचर इन एमएस एक्सेल हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग बाय ऑब्जर्विंग द इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंडीशंस ऑन वन डेटा सेट ऑन अनदर डेटा सेट इज कॉल्ड एमएस एक्सेल। कह रहा है एमएस एक्सेल में
डिसीजन मेकिंग का काम कौन करता है? अगर इसको बहुत शॉर्ट में बोलें तो यही पूछ रहा है। अ फीचर इन एमएस एक्सेल हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। एमएस एक्सेल की एक विशेषता किसी दूसरे डेटा सेट पर किसी अन्य डेटा सेट में हुए परिवर्तन के प्रभाव को देखकर निर्णय लेने में मदद कौन करता है? डिसीजन लेने में मदद कौन करता है? डेटा फिल्टर, चार्टिंग, व्हाट इफ एनालिसिस या डेटा सीरीज? करेक्ट जवाब होगा व्हाट इफ एनालिसिस, जो कि डिसीजन लेने में मदद करता है, जो कि निर्णयात्मक चीजों में काम आता है। तो सही जवाब यहां पर हो गया क्या? व्हाट इफ एनालिसिस। तो कभी भी एक्सेल में डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं तो हम कहां जाते हैं? डेटा पर। एमएस एक्सेल ओपन करते हैं, डेटा वाले टैब पर क्लिक करते हैं और आता है यहां पर व्हाट इफ एनालिसिस का एक ऑप्शन, जिस पे क्लिक करने पर हम यहां पर क्या कर सकते हैं? जो डेटाबेस है हमारा उसको मैनेज कर सकते हैं, उस पर एक खास तौर पे कंडीशन अप्लाई करके डिसीजन लिया जाता है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ व्हाट इफ एनालिसिस। वेरी सिंपल। नेक्स्ट, copying format of text to different areas of document is done using option। डॉक्यूमेंट के अलग अलग क्षेत्रों में टेक्स्ट के कॉपी फॉर्मेट करने के लिए डैश विकल्प का चुनाव किया जाता है। अब इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर होगा क्या। मैं एक बार इस क्वेश्चन को समझा देता हूं ताकि आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाए। एक बार समझते हैं, कॉपी करना फॉर्मेटिंग को क्या कहलाता है? यही तो लिखा हुआ है, कॉपी द फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट टू डिफरेंट एरियाज ऑफ डॉक्यूमेंट इज डन बाय यूजिंग। डॉक्यूमेंट के अलग अलग क्षेत्रों में टेक्स्ट के कॉपी फॉर्मेट के लिए किसका प्रयोग करते हैं? फॉर्मेट पैराग्राफ का, फॉर्मेट पेंटर का, एडिट कॉपी का, या नहीं किया जा सकता कैन नॉट बी डन। क्या होगा? हम यहां पर टेक्स्ट को कॉपी नहीं कर रहे हैं, हम उसकी फॉर्मेटिंग को कॉपी कर रहे हैं। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, और ये कॉपी करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? अगर आपको पता है तो बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को हम लोग अगले वाले सेशन में, जहां पर जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको भी साथ में डिस्कस करेंगे। कैसा लगा आपको ये सेशन? क्या ये सारे के सारे क्वेश्चंस अभी तक जो समझाए वो समझ में आए? आज था डे 1 जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अगले कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे डे 2 पर, और देखेंगे कि और कितने बेहतरीन क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए और किन किन टॉपिक से पूछे गए। है ना, लेवल तो बढ़िया था क्वेश्चंस का, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। साथ ही साथ अगर आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट, देखो कॉन्सेप्ट अगर पढ़ोगे तो ही एमसीक्यू कर पाओगे, तो ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। लेकिन अगर सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करने बैठेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, और अगर कॉन्सेप्ट आपने समझ लिए तो मॉक्स तो आप लोग कर ही लेंगे। वीडियोस, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, कॉन्सेप्ट और एमसीक्यू वाइज समझने के लिए आप कोर्स से कनेक्ट हो सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर, एसआई, एएसआई या फिर प्रोग्रामर ग्रेड 2, और कोर्स से कनेक्ट होने के लिए आप अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, और फिर आप कनेक्ट कर सकते हैं। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ सकते हैं, आपके जो भी डाउट होगा उसको रिजॉल्व किया जाएगा। साथ ही साथ अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कहीं पर कोई डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो कंप्यूटर को शानदार पढ़ने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन, बाय बाय गाइस।